आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम अगला राष्ट्रपति कौन। राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। राजनीति के विशेषज्ञों ने गुणागणित करना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जब भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है तो अक्सर ये पहले ही पता चल जाता है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन है। यही होता आ रहा है कि जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता होती है उसी की पार्टी का उम्मीदवार चुनाव में विजयी होता है। लेकिन इस बार विपक्ष की रणनीति इतिहास रचने की कोशिश में है। विपक्ष ने एक के बाद एक दिग्गजों को राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसमें एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पुत्र पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी भी शामिल हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन सभी ने विपक्ष का ये ऑफर ठुकरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के दांव पेच लगते रहे, बैठकें होती रही, विचार विमर्श का दौर भी जारी रहा और इन सब के बाद आखिरकार विपक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर ही दी और ये नाम जैसे ही सामने आया सियासत गर्मा गई। तमाम विपक्ष दलों ने वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। विपक्ष के इस दाव से सत्ता के काबिज पर बनी सरकार की गणित भी गड़बड़ा गई और पार्टी भी अपनी तलाश में जुट गई और उनकी तलाश खत्म हुई एक ऐसी महिला पर जिनका जीवन संघर्ष भरा रहा, जिनकी उपलब्धियां अविश्वसनीय हैं, जिनके राजनीतिक सफर की गवाही उनके तमगे देते हैं। एनडीए की ओर से झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए घोषित किया गया। मानना पड़ेगा विपक्ष ने इस बार केंद्र शासित सरकार को जोरदार टक्कर दी है। हम आपको बताएंगे कि कौन है ये दो उम्मीदवार जिन्हें पक्ष और विपक्ष ने पूरे भरोसे के साथ मैदान में उतारा, जिनके परिचय का कोई मोहताज नहीं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव आम चुनावों से अलग है, क्या प्रक्रिया होती है और कैसे राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोटिंग करते हैं। ये चुनाव बाकी चुनावों से इसीलिए अलग होता है क्योंकि इसमें हर वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। ये वैल्यू हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर निकाली जाती है। जनसंख्या के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों की जो वोट की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के हर विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, यानी इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों के वोट की वैल्यू हुई 83,824। लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम है। सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे कम है, यानी कि सिर्फ 7। 1971 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम की आबादी सिर्फ 2 लाख है, यानी इस हिसाब से सिक्किम के 32 विधायकों के वोट की वैल्यू हुई सिर्फ 224। अब जो विधायक इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनकी संख्या हमारे देश में 4033 है। इन सब के वोट की वैल्यू होती है 5,43,231, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के 774 सांसदों के वोट की वैल्यू है 5,43,200, यानी हर एक सांसद के वोट की वैल्यू हुई 708। ये वैल्यू निकालने के लिए सभी विधायकों के टोटल वैल्यू की वैल्यू को सभी सांसदों की संख्या से भाग किया जाता है, तब 708 की ये वैल्यू सामने निकल कर आती है। सभी सांसदों और विधायकों के वोट की कुल वैल्यू बनती है 10,86,000। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। इस समय बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास लगभग 48% वोट है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास 24% वोट है। टीएमसी के पास 5.4% वोट है
और जगमोहन रेड्डी की वाईएसएस कांग्रेस के पास 4% और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के पास लगभग 3% वोट हैं। अब अगर वाईएसआर जो है वो कांग्रेस या बीजू जनता दल में से कोई भी एक पार्टी एनडीए को अपना समर्थन दे देती है तो उसका उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाएगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगमोहन रेड्डी इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और नवीन पटनायक ने भी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इसलिए संभव है कि ये दोनों पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का ही समर्थन करेंगी। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति के पत्ते कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि इस बार उम्मीदवारी में कांटे की टक्कर है। एक तरफ यूटर्न के नाम से जाने जाने वाले यशवंत सिन्हा तो एक तरफ ट्राइबल वुमेन द्रौपदी मुर्मू हैं। जानते हैं कि उम्मीदवारी के लिए पक्ष और विपक्ष ने इन्हीं दोनों उम्मीदवारों का चयन क्यों किया। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बात की घोषणा मंगलवार 21 जून को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने की। यशवंत सिन्हा फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इससे पहले वो भाजपा में थे, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी के धुर विरोधी हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा भाजपा नेता और हजारीबाग से भाजपा सांसद भी हैं। पहले हजारीबाग लोकसभा सीट से यशवंत सिन्हा सांसद हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर दिलचस्प रहा। आइए जाने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से राजनीति में कैसे हुई इनकी एंट्री। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। पटना विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम करने के दौरान उनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा हुई, लिहाजा उन्होंने इस दौरान आईएएस की तैयारी जारी रखी। 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ। उन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक काम किया। इस दौरान वो कई अहम पदों पर काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर काम किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर हो गई। यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेदारी भी संभाली। वो साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। यशवंत सिन्हा ने करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उन्होंने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया। वो 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। साल 1989 में उनकी पार्टी के जनता दल से गठबंधन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वो 1998 से साल 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला। यशवंत सिन्हा ने 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद 2021 में वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को नामांकित किया। द्रौपदी न सिर्फ पहली आदिवासी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी दी गई, बल्कि अगर वो इलेक्शन जीतती हैं तो देश के सर्वोच्च पद में पहुंचने वाली पहली युवा और आदिवासी होंगी। आइए जानते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें एनडीए ने डंके की चोट पर उम्मीदवार घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उड़ीसा राज्य की एक लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वो संताल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता और उनके दादा
दोनों पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। दंपति के 2 बेटे थे, दोनों की मौत हो चुकी थी और एक बेटी है। द्रौपदी मुर्मू 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में चुनी गई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। उन्हें 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उन्होंने पहले 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। द्रौपदी ओडिशा राज्य की एक लोकप्रिय आदिवासी नेता है। वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और भारत के राष्ट्रपति पद पर मनोनीत होने वाली पहली आदिवासी महिला है। हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट गणित काम करता है, किस प्रदेश का वोट वैल्यू कैसे तय किया जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे जो एनडीए और यूपीए है उन्होंने यानी कि पक्ष और विपक्ष ने अपने कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारे हैं। अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए तो हमें चुनावों का और उनके नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।